नमस्कार। आज हम ओमेन की कुछ खास गेमिंग टेक्नोलॉजीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये है कि समझें, मतलब जो जानकारी है हमारे पास उसके बेसिस पर कि ये तकनीकें गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बना रही हैं। हाँ, हमारे पास काफी डिटेल्स हैं इनके फीचर्स और फायदों के बारे में, तो एक एक करके देखेंगे। ओमेन एआई है, टेम्पेस्ट कूलिंग, अनलीश्ड मोड, इंस्टेंट पेयर, फिर वो गेमिंग हब और लाइट स्टूडियो भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओमेन एआई। सुनने में तो एक इंटेलिजेंट गेमिंग परफॉर्मेंस सोल्यूशन जैसा लगता है। बिल्कुल। ये एआई मॉडल्स यूज करता है हार्डवेयर, गेम सेटिंग्स, गेम की जरूरतें, इन सब को एनालाइज करने के लिए। हाँ बिल्कुल। और फिर ये मतलब पर्सनल सुझाव देता है बेस्ट फ्रेम्स पर सेकंड पाने के लिए। ऑटोमेटेड भी, मैनुअल भी। हाँ, सुझाव तो देता ही है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है असल में। ये सिस्टम ना कई लेवल पे एडजस्टमेंट करता है। मतलब गेम की सेटिंग्स हो गई, आपके ओएस सेटिंग्स, बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेजमेंट, हार्डवेयर मतलब सीपीयू मैनेजमेंट, और दूसरी एप्स भी। अच्छा। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी एक बंदे के अंदाजे पर बेस नहीं है। ये लाखों गेमर्स के डिवाइस से जो डेटा आता है ना, टेलीमेट्री और परफॉर्मेंस डेटा, उसको एनालाइज करता है। लाखों गेमर्स, वाओ। हाँ, और उस बड़े डेटा के आधार पर ये आपके खास सेटअप के लिए आपके खेलने के तरीके के हिसाब से बिल्कुल सटीक सुझाव तैयार करता है। इसीलिए ये ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के रियल एक्सपीरियंस पर आधारित है। कोई जेनरिक सलाह नहीं है ये। अच्छा, तो ये मतलब हैवी ड्यूटी डेटा एनालिसिस करके पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो इससे उन गेमर्स को फायदा होगा जो सेटिंग्स की बारीकियों में नहीं पड़ना चाहते, बस बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब एक बटन दबाया और हो गया? हाँ, काफी हद तक इसे आसान बनाने पर जोर दिया गया है। कई केसेस में ये बिल्कुल वन क्लिक सोल्यूशन जैसा ही है। और परफॉर्मेंस कितना फर्क पड़ता है असल में? परफॉर्मेंस बूस्ट काफी अच्छा मिल सकता है। कुछ सिचुएशंस में तो 40 से 50% तक का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। 40-50%? हाँ, जैसे काउंटर स्ट्राइक 2 मतलब CS2, उसकी सिमुलेशन में ये पाया गया कि ओमेन एआई ने कुछ सेटिंग्स बदली, जैसे वीसिंक बंद किया, वीडियो प्रीसेट एडजस्ट किया। अब वीसिंक बंद करने से क्या होता है, FPS पर जो मॉनिटर रिफ्रेश रेट की लिमिट लगी होती है वो हट जाती है, तो ज्यादा FPS मिल पाते हैं। ओके। और इस एक बदलाव से ही उस सिमुलेशन में 83% FPS का फायदा देखा गया। 83% सिर्फ वीसिंग से? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी बड़ा फर्क है। क्या ये सिर्फ FPS बढ़ाने तक ही है या कुछ और भी सुझाव देता है? जैसे नहीं, सिर्फ FPS नहीं, ये आपके खेलने के पैटर्न को समझकर और भी पर्सनल सुझाव दे सकता है। जैसे मान लीजिए टॉप प्लेयर्स का डेटा कहता है कि कोई खास DPI सेटिंग ज्यादा अच्छी है, तो ये आपको माउस DPI बदलने की सलाह दे सकता है। अच्छा। और साथ में ये दिखाता भी है कि ऑप्टिमाइजेशन से पहले और बाद में FPS में कितना फर्क आया। मतलब आपकी लेटेस्ट FPS और ऑप्टिमाइज्ड FPS दोनों दिखाता है। ये बढ़िया है, मतलब पता चलता है कि फायदा हो भी रहा है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। लेकिन क्या AI हमेशा सही होता है? मतलब कभी गलत सुझाव भी तो दे सकता है। देखिए, कोई भी AI सिस्टम एकदम 100% परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये मॉडल लगातार सीख रहा है। ये अपने एनालिसिस में और ज्यादा सिग्नल्स जैसे सिस्टम टेम्परेचर, CPU, GPU यूसेज, ये सब शामिल कर रहा है ताकि इसकी एक्यूरेसी बढ़े। उनका टारगेट है करीब 80% एक्यूरेसी तक पहुंचना। 80%? ठीक है। और ये सिस्टम ना लगातार खुद को एडजस्ट करता रहता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कोई फिक्स्ड सेटिंग नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो टाइम और डेटा के साथ बेहतर होता जाता है। बेसिकली ओमेन एआई का गोल यही है कि गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट कर दे ताकि गेमर बस खेलने पे फोकस करे। ठीक है, AI से परफॉर्मेंस तो बढ़िया हो गई, लेकिन ज्यादा पावर मतलब ज्यादा गर्मी। राइट, सिस्टम को ठंडा रखना भी तो उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग की। ये कोई नया थर्मल डिजाइन है सुना है। ओमेन 16 लैपटॉप को ठंडा और शांत रखता है। हाँ बिल्कुल, कूलिंग बहुत जरूरी है गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। अगर कंपोनेंट्स ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो सिस्टम खुद ही परफॉर्मेंस कम कर देता है, थर्मल थ्रॉटलिंग जिसे कहते हैं, ताकि नुकसान ना हो। हाँ, होता है। तो टेम्पेस्ट कूलिंग इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है, ताकि आप देर तक हाई परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकें। इसमें बताया गया है कि चारों तरफ वेंट्स हैं, हाई टेम्परेचर वाले पावर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, और CPU, GPU दोनों के लिए हीट पाइप कवरेज भी बेहतर है। हाँ, ये सब मिलकर हीट को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये ठंडा ही नहीं, शांत भी रखता है। लिखा है कि फैन डिजाइन ज्यादा एफिशिएंट है, शोर कम होता है। पिछले मॉडल से 6 डेसिबल यानी dBA कम।
करीब 46 dBA तक। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। कम शोर मतलब गेम में ज्यादा इमर्जन, बिना पंखों की तेज आवाज के डिस्टर्ब हुए। बिल्कुल। और इसमें एक और टेक है, एक इंटीग्रेटेड IR थर्मोपाइल सेंसर। IR थर्मोपाइल सेंसर, ये क्या चीज है? ये सेंसर ना कमाल का है। ये लैपटॉप की बाहरी बॉडी मतलब चैसी के टेम्परेचर को लगातार मापता है, वो भी बिना उसे छुए, दूर से। बिना छुए? इंटरेस्टिंग। हाँ, इसका फायदा ये है कि सिस्टम को रियल टाइम में बहुत सटीक टेम्परेचर की जानकारी मिलती रहती है। तो इस रियल टाइम डेटा से फैन कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ता है? इसी डेटा को ओमेन डायनामिक पावर नाम का एक फीचर यूज करता है। ये लगातार प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस और टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। अच्छा। और इस सटीक जानकारी के बेस पर फैन की स्पीड को बहुत फाइन ट्यून तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि फैन अचानक से बहुत तेज या धीमे नहीं होते, शोर कम रहता है और कूलिंग ज्यादा स्टेबल रहती है। पंखे तभी तेज चलेंगे जब वाकई जरूरत होगी, अंदाजे पर नहीं। तो यूजेज के हिसाब से एक स्मूथ और शांत एक्सपीरियंस मिलता है। तो मतलब सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहता है, थर्मल थ्रॉटलिंग का रिस्क कम, और ठंडा रहने से शायद सेफ ओवरक्लॉकिंग की भी थोड़ी गुंजाइश बनती होगी। हाँ बिल्कुल, स्टेबल टेम्परेचर ओवरक्लॉकिंग में मदद करता है। और लंबे गेमिंग सेशंस में ओवरहीटिंग की चिंता कम, शांत गेमिंग तो है ही। और एयर फ्लो रेट भी, जैसा आपने कहा, पिछली जनरेशन से करीब 1.5 गुना 1.49 गुना बेहतर हुआ है। तो ये सब मिलकर एक काफी मजबूत कूलिंग सोल्यूशन बनता है। हाँ, ये तो काफी सॉलिड लग रहा है। परफॉर्मेंस और कूलिंग तो हो गई, लेकिन कुछ यूजर्स होते हैं ना जो सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, हर सेटिंग को खुद ट्विक करना चाहते हैं। उनके लिए क्या है? शायद अनलीश्ड मोड। ये ओमेन गेमिंग हब में कोई पावर सेटिंग है जो सिस्टम को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश करने देती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनलीश्ड मोड खास तौर पर पावर यूजर्स और कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए है, जिन्हें अपनी सेटिंग्स पर बहुत फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम से परफॉर्मेंस का हर कतरा निकालना चाहते हैं। इसमें क्या क्या कंट्रोल मिलते हैं? सुना है टोटल प्रोसेसर पावर TPP एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोसेसर को कितनी पावर देनी है। हाँ, TPP एडजस्ट कर सकते हैं। और चेसिस टेम्परेचर लिमिट, स्मार्ट परफॉर्मेंस गेन, बैटरी ड्रेन, ये सब भी? बिल्कुल, ये सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। और इंटेल HX CPUs के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, लोड लाइन कैलिब्रेशन और IC Max। ये नाम बड़े टेक्निकल लग रहे हैं। हाँ, इंटेल HX वाले प्रोसेसर के लिए ये एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। लोड लाइन कैलिब्रेशन और IC Max असल में प्रोसेसर को मिलने वाले वोल्टेज को और ज्यादा स्टेबल और सटीक बनाने में मदद करते हैं, खासकर जब आप सिस्टम को लिमिट तक पुश कर रहे हो, जैसे ओवरक्लॉकिंग में। इससे स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। अच्छा। और एक और खास बात, दूसरे मोड्स में टेम्परेचर लिमिट अक्सर फिक्स्ड होती है, लेकिन अनलीश्ड मोड में आप खुद चैसिस टेम्परेचर की लिमिट सेट कर सकते हैं। मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए सिस्टम कितना गर्म हो सकता है। एग्जैक्टली। आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है थर्मल बिहेवियर पर, और इससे CPU और GPU से मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस मतलब 250 वॉट TPP तक निकाल सकते हैं। 250 वॉट? ओके। ये वाकई उन लोगों के लिए है जो अपने हार्डवेयर को अच्छे से समझते हैं और उसे एक्सट्रीम तक ले जाना चाहते हैं। चलिए अब हार्डवेयर से थोड़ा हटकर कनेक्टिविटी पे आते हैं। इंस्टेंट पेयर, ये क्या है? बिना डोंगल के वायरलेस कनेक्टिविटी? हाँ, इंस्टेंट पेयर बेसिकली कंपैटिबल ओमेन लैपटॉप और HyperX पेरिफेरल्स जैसे वायरलेस हेडसेट, इनके बीच एक हाई स्पीड आसान वायरलेस कनेक्शन बनाता है। अच्छा। और इसकी खास बात यही है कि इसके लिए अलग से कोई USB डोंगल नहीं चाहिए होता। अच्छा, डोंगल फ्री? हाँ, और ये डिवाइस को ऑटोमेटिकली पेयर कर देता है। ऑटोमेटिकली मतलब बस डिवाइस ऑन किया और कनेक्ट? ये सभी वायरलेस डिवाइसेस के साथ काम करेगा। नहीं, ये खास तौर पर कंपैटिबल ओमेन और HyperX डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे आप अपना HyperX Cloud 3 वायरलेस हेडसेट ओमेन लैपटॉप के पास लाते हैं और वो ऑलमोस्ट तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसे वो मैजिक मोमेंट कह रहे हैं। वाह। फायदा साफ है, टाइम बचता है, सेटअप क्लीन रहता है क्योंकि USB पोर्ट साली रहता है, और आप फौरन गेम में जंप कर सकते हैं। हाँ, ये तो काफी कन्वीनियंट लगता है, खासतौर पे अगर किसी के पास कंपैटिबल डिवाइसेस हों। तो हमने ओमेन AI की बात की, अनलीश्ड मोड, कूलिंग सेटिंग्स, ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है? इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खोने पड़ते हैं? नहीं, यहीं पर ओमेन गेमिंग हब आता है। ये एक तरह का सेंट्रल कमांड सेंटर है।
एक ही जगह पर सारे परफॉर्मेंस टूल्स। अच्छा, एक ही जगह सब कुछ? हाँ, यहीं से आप पावर सेटिंग्स जैसे अनलीश्ड मोड, थर्मल प्रोफाइल, सीपीयू, जीपीयू ट्यूनिंग, विंडो सेटिंग्स और यहाँ तक कि गेम स्पेसिफिक सेटिंग्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एडवांस्ड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजर जैसे फीचर्स भी यही मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि सब कुछ एक जगह है, अलग अलग मेन्यू या ऐप में नहीं भटकना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये यूजर के लिए चीजों को आसान बनाता है। और ये ऑप्टिमाइजर फीचर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर काफी काम का है। ये गेम के लिए सीपीयू के कुछ कोर खास तौर पर रिजर्व कर सकता है और जो गैर जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं उन्हें बंद कर सकता है। इससे सिस्टम के रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं जो सीधे गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। ये तो बढ़िया है। और एक और अच्छी बात, आप गेम्स को सीधे ओमन गेमिंग हब से ही लॉन्च कर सकते हैं। ओके। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये गेम लॉन्च होते ही ओमेन एआई वाली ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकता है। आपको मैन्युअली गेम सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, मतलब गेम शुरू करने से पहले हर बार सेटिंग्स चेक करने का झंझट खत्म, ओमेन खुद ही कर देगा। ये तो वर्कफ्लो को काफी स्ट्रीमलाइन कर देता है। हाँ, कोशिश यही है कि गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा सीमलेस हो। सेटिंग्स मैनेज करने में कम टाइम, खेलने में ज्यादा। परफॉर्मेंस, कंट्रोल, सुविधा सब हो गया, लेकिन गेमिंग का एक और अहम हिस्सा है लुक और फील, मतलब गेमिंग रिग कैसा दिखता है। यहीं पर ओमन लाइट स्टूडियो आता है, राइट? लाइटिंग कस्टमाइजेशन के लिए। बिल्कुल, ओमेन लाइट स्टूडियो आपको अपने लैपटॉप या कनेक्टेड पेरिफेरल्स की आरजीबी लाइटिंग को कस्टमाइज करने के लिए मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस देता है। अनलिमिटेड? हाँ, आप फोजोन वाले कीबोर्ड को अलग-अलग वाइब्रेंट रंगों से सजा सकते हैं और अगर आपके पास पर की आरजीबी कीबोर्ड है, यानी हर बटन की लाइट अलग से कंट्रोल हो सकती है, तो आप और भी डिटेल्ड पैटर्न और एनिमेशन बना सकते हैं। हर की के लिए अलग? वाह। रंगों के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हैं, 1.6 करोड़ से भी ज्यादा। 1.6 करोड़? बाप रे। क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा भी है? मेनली तो ये पर्सनलाइजेशन के लिए ही है। आप अपनी पसंद के रंग चुन सकते हैं या किसी गेम की थीम से मैच करती लाइटिंग सेट कर सकते हैं, अपने सेटअप को यूनिक बना सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन पर की आरजीबी कीबोर्ड के साथ एक पोटेंशियल गेम प्ले फायदा भी हो सकता है। आप गेम में जो खास कीज यूज होती हैं, जैसे WASD या एबिलिटी कीज, उन्हें अलग रंग से हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इससे तेज गेमिंग सेशन में उन बटनों को जल्दी ढूंढने में मदद मिल सकती है, खासकर अंधेरे में। हाँ, ये पॉसिबल है। और बेशक एक सिंपल बैकलिट कीबोर्ड के मुकाबले ये कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और डायनामिक लुक तो देता ही है। हाँ, ये बात तो है। गेमिंग सेटअप को एक यूनिक टच देने में लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने देखा ओमेन एआई, टेम्पेस्ट कूलिंग, अनलीश्ड मोड, इंस्टेंट पेयर, ओमेन गेमिंग हब और लाइट स्टूडियो। हर टेक्नोलॉजी का अपना एक खास रोल है। परफॉर्मेंस बूस्ट करना, सिस्टम को ठंडा और स्टेबल रखना, कंट्रोल देना, कनेक्टिविटी आसान बनाना, सब कुछ एक जगह मैनेज करना और आखिर में लुक को बेहतर बनाना। सही कहा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजीज अकेले काम नहीं करती। ये सब मिलकर एक ज्यादा इंटीग्रेटेड, पावरफुल और कन्वीनियंट गेमिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती हैं। ये अलग अलग तरह के गेमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने का एक एफर्ट है, चाहे वो हार्डकोर गेमर हो जिसे टॉप परफॉर्मेंस और फुल कंट्रोल चाहिए, या कैजुअल गेमर जो बस आराम से खेलना चाहता है, या वो जिसे अपना सेटअप कस्टमाइज करना पसंद है। ये एक तरह से एक इकोसिस्टम बनाने की तरफ कदम है, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी तकनीकें मिलकर गेमिंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली बदल रही हैं और ये सोचने पर मजबूर करता है कि फ्यूचर में ये बदलाव कितना और गहरा होगा। क्या एआई जैसी चीजें हमारे खेलने के तरीके को पूरी तरह ऑटोमेट कर देंगी, या फिर इंसान की पसंद, उसकी स्किल, उसके कंट्रोल की जगह हमेशा रहेगी? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है सोचने के लिए। खैर, आज जुड़ने और ये सारी इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।